खोई हुई बहन की तलाश। ये हफ्ता हैरानी से बहुत जल्दी बीत गया और न जाने क्यों मैंने वेरोनिका को अपना सामान पैक करते हुए और अपना वर्क प्लेस साफ करते हुए देखा और वो मुझे नफरत से भरी नज़र से घूर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि अब उसका मुझसे क्या मसला है, क्योंकि मैंने ना उससे कुछ कहा और ना ही उसके बारे में कुछ सोचा हाल ही में। लेकिन कैथरीन ने मुझे सब समझाया और जो उसने बताया वो सुनकर मैं चौंक गई और बहुत खुश भी हुई। असल में मिस्टर रिकार्डो वेरोनिका के रवैये से तंग आ चुके थे और जैसे ही उन्हें उन्हें उसका रिफरेंट मिला, फेरेसिस में मिला, उन्होंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैंने कैथरीन से पूछा कि ऐसा क्या हुआ जिससे बॉस को उसे फायर करना पड़ा। उसका जवाब सुनकर मैं इतनी हैरान हो गई कि मुझे उससे दोबारा पूछना पड़ा। वेरोनिका ने बॉस से झूठ बोला कि मैं काम पर क्यों नहीं आई थी, और उसने ये झूठ इतना घटिया तरीके से बोला कि बॉस ने उसे कहा कि उसने उनकी इंटेलिजेंस और वक्त दोनों का अपमान किया है और तुरंत कहा कि जैसे ही उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा वो उसे निकाल देंगे। मैं मन ही मन खुशी से डांस कर रही थी क्योंकि अब मुझे उसकी बकवास नहीं झेलनी पड़ेगी। मैंने कैथरीन से पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला और उसने बताया कि उसने ब्रेक रूम में वेरोनिका की चापलूसों की बातें सुनी और उन पर ध्यान दिया। उस अच्छी खबर के बाद, जो मेरे लिए तो अच्छी थी, वेरोनिका के लिए नहीं। नहीं, मेरा मूड पूरे हफ्ते अच्छा रहा लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वो मुझे घूर-घूर कर क्यों देखती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी वजह से फायर हुई, खुद की बेवकूफ़ी से हुई। कौन बॉस से झूठ बोलने की हिम्मत करता है? हालाँकि मैं मानती हूँ कि उसमें ये कोशिश करने की हिम्मत थी। अगर मैं होती तो ऐसा सोचती भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बॉस इतने समझदार हैं कि झूठ पकड़ लें। मैं और कैथरीन हमेशा की तरह हमारे छोटे से कैफ़े में लंच कर रहे थे फिर, जब मैंने वेरोनिका की घूरती नज़रों की शिकायत की। कैथरीन ने बताया कि वेरोनिका मुझे घूरती है क्योंकि वो मानती है कि उसकी नौकरी जाने की वजह मैं हूँ और अब वो मुझसे बदला लेना चाहती है। मैं हैरान रह गई और कैथरीन से पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है जब मैं तो अस्पताल में भर्ती थी, उस हमले से उबर रही थी जो मेरी जान तक ले सकता था। कैथरीन ने बस कंधे उचकाए और कहा कि उसके सोचने के तरीके में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही कि ये सब उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ। उसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ। जब से मैं वापस एफएस आई हूँ, सब कुछ सामान्य हो गया, सिवाय इसके कि मुझे बहुत सारा काम निपटाना था। लेकिन अजीब बात यह थी कि बॉस खुद मेरी मदद कर रहे थे और मुझे ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्यों, तो मैंने चुपचाप उनकी मदद को स्वीकार कर लिया। उनकी मदद से मैंने सारा काम हफ्ते के अंत तक पूरा कर लिया, जिससे मुझे वीकेंड पर काम नहीं करना पड़ा और अब मैं बेत के साथ अपनी खोई हुई बहन की तलाश कर सकती थी। और तब तक रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता जब तक मैं उसे ढूंढ न लूं और ये न जान लूं कि वो सालों पहले क्यों भाग गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने कॉलेज खत्म करने और नौकरी ढूंढने में अपनी बहन को याद ही नहीं किया। हम सब ने उसे बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि पुलिस की मदद भी ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसने बस अपने कमरे में एक नोट छोड़ा था कि हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता टूट गए थे, खासकर मेरी माँ। वो डिप्रेशन में चली गई और उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ा। तब मैं बहुत नाराज थी सफ़ायर से कि उसने ऐसे हमारी माँ को दर्द दिया। लेकिन वक्त बीतने के साथ मुझे समझ आया कि सफ़ायर कोई काम बिना वजह नहीं करती। मैं बस उसकी वजह नहीं समझ पाई। हम दोनों बहनें बहुत करीब थीं। हम सब कुछ साथ करते थे और एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। उसकी अचानक रवानगी से पहले भी उसने कोई संकेत नहीं दिया कि कुछ गलत है। मुझे अब लग रहा है कि अगर मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद मैं उसका दर्द समझ पाती। अब जब मुझे फिर से उसकी याद आई है, ये बेचैनी मुझे अंदर से खा रही है और जब तक मैं उसे नहीं ढूंढ लेती, ये शांत नहीं होगी। मैं और बेत इंटरनेट पर हर जगह खोज चुके हैं और जिन जगहों पर जाना है उनके पते निकाल कर प्रिंट कर लिए हैं। शुक्रवार को ऑफिस से निकल ही हम रवाना हो जाएंगे। पूरा हफ्ता नैरोज रही कि अगर मैं सफ़ायर से मिली तो उसका रिएक्शन क्या होगा। क्या वो मुझे देखकर खुश होगी या नाराज?
लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसे ढूँढ कर ही रहूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी, तो सच्चाई उससे ज़बरदस्ती भी निकलवा लूँगी। घर में घुसते ही मैंने देखा कि बेथ लिविंग रूम में सोफ़े पर पड़ी है और टीवी है। "तैयार हो?" मैंने पूछा और उसने बस सिर हिलाया क्योंकि उसकी नज़रें टीवी पर थीं। मैं अपने कमरे में गई, शॉवर लिया, कपड़े बदले और फिर अपना बैग चेक किया कि सब कुछ ठीक से पैक है या नहीं। जब संतुष्ट हो गई तो बैग उठाकर लिविंग रूम आ गई। बेथ अब भी टीवी में घुसी हुई थी और जब मैंने देखा कि वो क्या देख रही थी तो मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। थॉर फिल्म चल रही थी। मैंने आंखें घुमाई। बेथ को क्रिस हेम्सवर्थ से प्यार है और जब वो उसकी कोई फिल्म देख रही हो तो उसे कोई नहीं हटा सकता। हमारा पहला गंतव्य मैनहट्टन के बाहर एक फैशन की दुकान वीवा। रास्ते भर हम हाई स्कूल के दिनों की तरह बातें करते रहे और गेम खेलते रहे ताकि बोर न हो, लेकिन करीब 40 मिनट बाद बेथ को नींद आने लगी और वो सो गई। मुझे हमेशा उससे जलन होती है कि वो कितनी जल्दी सो जाती है। मैं उस जगह पहुंच गई और बेथ को जगाया। हम दुकान खोजने लगे और कुछ ही मिनटों में हमें दुकान मिल गई। वो स्टारबक्स और एक छोटी सी बुक शॉप के बीच में मतर ही की दुकान के सामने मिल गई। ये एक संकेत है कि हमें यहीं ढूंढना है, बेथ ने चहकते हुए कहा। मैंने आंखें घुमाई और कार पार्क कर दी। मैं डर के मारे बाहर निकलने में हिचक रही थी कि मुझे क्या जवाब मिलेगा, लेकिन बेथ ने मुझे हिम्मत दी और हम दोनों दुकान के अंदर गए। जैसे ही हम अंदर घुसे, दरवाजे की घंटी बजी और एक गुलाबी यूनिफॉर्म में काम करने वाली महिला, जिस पर दुकान का लोगो था, मुस्कुराकर हमारे पास आई। "हेलो, वेलकम टू वीवा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ?" उसने शिष्टता से कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाई तो बेथ ने पूछा, "क्या कुछ साल पहले यहाँ सफायर जोन्स नाम की कोई लड़की काम करती थी?" जैसे ही बेथ ने सफायर का नाम लिया, उस महिला की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और चेहरा सख्त हो गया। "आप लोग कौन हैं? पुलिस हो क्या?" उसने तीखे स्वर में पूछा। "नहीं, हम बिल्कुल पुलिस नहीं हैं," बेथ ने जल्दी से कहा। महिला का चेहरा थोड़ा शांत हुआ और उसने फिर पूछा, "अगर आप पुलिस नहीं हैं तो उसके बारे में जानना क्यों चाहती हैं? मेरी दोस्त यहाँ सफायर की छोटी बहन है और वो उसे ढूंढ रही है। अगर आप कृपा करके कुछ भी बता सके तो बहुत मदद होगी," बेथ ने अपने असरदार स्वर में कहा। उस महिला का नाम टैग देखकर पता चला उसका नाम एनाबेल है। उसने मुझे देखा, मेरे चेहरे को गौर से देखा और फिर मेरा पहचान पत्र मांगा। मैंने बैग से अपना पर्स निकाला और पहचान पत्र उसे दिया। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर वापस कर दिया। "मैं सफायर को जानती हूँ, वो कुछ साल पहले यहाँ थोड़े समय के लिए काम करती थी," उसने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे यकीन हो गया कि मैं सही रास्ते पर हूँ।